सब्जेक्ट भी रखा है, संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ, कि बहुत सीरियस अटैक जो है वो हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के ऊपर हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर सीबीआई को, ईडी को, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। अरे आप बड़े बड़े अडानी अम्बानी को छोड़िए, बाबा रामदेव जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया, अनपढ़ आदमी है, और वो जब कांग्रेस राज में थी देश को अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे वो, कि अगर विदेश से पैसा आ जाएगा तो इतने हमारे आईआईटी बन जाएंगे, इतने एम्स बन जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर घर में बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और हमारा जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। वो बाबा रामदेव कितने वेल्थ का मालिक बना मालूम है आपको? वो 1 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट बना रहा है बाबा रामदेव। मोदी जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा, आरएसएस रहेगी, उनकी विचारधारा रहेगी। इस विचारधारा के खिलाफ अगर आप लोगों ने इनकलाब खड़ा करना है, बाबा साहब जी को उनके बताए हुए रास्तों को आपस में चिंतन किया जाए। और उन्होंने आज की संगोष्ठी का सब्जेक्ट भी रखा है, संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ। आपको मालूम है कि संविधान तो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इसको, और बहुत उच्च कोटि के बुद्धिजीवी उसमें सब साथी थे जो फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर साहब को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि जो प्रारूप बन रहा था उसका उनको अध्यक्ष चुना गया, तो उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार देश के संविधान के निर्माण के लिए पूरा जितनी उनकी समझ सोच थी उन्होंने लगाई। और पूरे संविधान पर चर्चा करूं इतना समय भी नहीं है। और संविधान में जो जो चीज़ें आम नागरिक के लिए एक फंडामेंटल राइट जो हमारे उन्होंने सुरक्षित किए हैं, और जो आप कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, अभी उसके ऊपर सीधा सीधा अटैक है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, मैंने उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। बाबा साहब ने जिस समय में यह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उसकी परिस्थिति को आप थोड़ा सा ध्यान में लाएं कि कितना उस वक़्त छुआछूत का, ऊंच नीच का कितना ज़बरदस्त हमारे देश के अंदर प्रभाव था। फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया कि हमने अन्याय के खिलाफ लड़ना है और अपने पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए उनके साथ न्याय दिलाना है, उनके अन्याय को ख़त्म करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय उन्होंने किया। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि अगर हम जो साथी बैठे हैं, अगर हम अपने मन में ये निश्चय कर लें कि हमने ये गोल अचीव करना है और इसकी प्राप्ति करनी है, तो उसको कोई बाधा नहीं आ सकती है। ये उन्होंने मैसेज दिया, दुनिया को मैसेज दिया, और उन्होंने करके दिखाया। और फिर वो हमारे को मैसेज दे गए कि अगर आपने ये संविधान में जो प्रोविज़न किए हैं इसको अचीव करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो हमारी मार है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, वो है इलिटरेसी, अशिक्षित है मेजॉरिटी। और इसलिए उन्होंने ये एक मूल मंत्र दिया है कि हमारे को शिक्षित होना पड़ेगा, और अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे को संगठित होना पड़ेगा, और अगर हम संगठित हो जाते हैं तो फिर हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेने के लिए। ये 3 उन्होंने हमारे को प्रतिज्ञाएं दी हैं। ये सभी वर्ग के लिए, वो भारत रत्न है, उनको छोटी जगह पर आप किसी जात में मत बांधो। वो एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने उस अंग्रेजों के ज़माने में अर्थशास्त्र के अंदर महारत हासिल की है, और वो एक ही जगह नहीं, कोलंबिया में नहीं पढ़े, यूके में भी पढ़े, और उनका जो सोच थी, वेवलेंथ था, वो दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवियों में से गिने जाते थे। तो लिहाजा उनके जो हमारे पास संविधान है वो अंडर अटैक है। और अभी जो सब साथियों ने बोला है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत सीरियस अटैक जो है वो हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के ऊपर हो रहे हैं, और इसलिए हमारे को आज ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे को
एक पूरे जो देश का नागरिक है उनके पास जाकर इन समस्याओं के बारे में बताना पड़ेगा। अभी लोग बाग भ्रमित हैं। हमारे आज की मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं दुआ जी, मैंने उनका देखा विजिटिंग कार्ड। तो अभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अटैक है, बहुत सीरियस अटैक है। और अगर आप देखें हमारे देश में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 2 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया। अब 80 करोड़ का मतलब क्या है कि बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे देश की जनता 135 करोड़ में से 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। और वो ये एहसान कर रहे हैं कि हमने फ्री में राशन बांटा है। ये फ्री में राशन नहीं दिया है, ये अभी खुल के आएगा। विदेशों से पैसा आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा दिया है और विदेशी पैसे से वो अपना इलेक्शन जीतने का काम उन्होंने प्रोपेगेंडा, क्योंकि उन्होंने सारे देश के जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अभी हमारे वकील साहब भी बोल के गए हैं, हमारे को समझना चाहिए जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटी है। इन्होंने हमारे देश के अंदर सीबीआई को, ईडी को, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। और इसी पेंडेमिक में हमारे को समझने की जरूरत है, 2 साल में हमारे देश में 100 करोड़ अरबपति था, वो 140 हो गया, 40 अरबपति बढ़ गए। और इसी 2 साल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। आज 45 साल का रिकॉर्ड है कि हमारा जो देश के अंदर गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो आज से पहले इतनी बड़ी बेरोजगारी कहीं नहीं थी। हर घर में बच्चा बैठा है, उसको नौकरी नहीं है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, महंगाई आसमान छू रही है। और हमारे देश के राजनेता जो पावर में है, आप लोगों की वोट से, वो क्या कर रहे हैं? इस महंगाई के अंदर जब हम पॉवर्टी हंगर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 103 नंबर पे पहुंच गए हैं, हमारे से ऊपर नेपाल है, हमारे से ऊपर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। और इस हालात में हमारी गुर्बत चली गई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने लिए 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज लाकर उसमें घूम रहे हैं। ये किसने उनको सलाह दी है कि जब देश के अंदर इतनी भुखमरी है, इतनी अराजकता है, बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं, आप 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं 2 टाइम का, तो आप 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पर घूमेंगे और अपनी पार्लियामेंट को तोड़वाकर उसको 25,000 करोड़ रुपए का नया पार्लियामेंट बनाएंगे। ये कौन पूछेगा? ये आप और हम लोग पूछेंगे। तो अभी देखिए, आप और हम डिफरेंट जातियों में हो सकते हैं। बाबा साहब भीमराव क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान बनाने में सबसे उत्तम था। वो संविधान अंडर अटैक है, उसमें 2 चीजें चेंज होंगी, पूरा संविधान को आग नहीं लगाएंगे। उसमें से चेंज होगा कि ये जो हम उसमें सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है ना, कि हमारे जो देश के अंदर ये सेकुलर को हटाएंगे, और उसमें लिखा हुआ समाजवाद, सोशलिज्म, इसको हटाएंगे। वो सारा का सारा अभी मुकेश अंबानी इसी ड्यूरिंग 2 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन गया, एशिया का नंबर 1 का अमीर आदमी बन गया। किसकी मदद से बन गया? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को इलेक्शन जीतने के लिए पैसा देता है, इसलिए उसको सारा का सारा धन कमाने के, लूटने के लिए छूट है। गौतम अडानी एशिया का 4थे नंबर का अमीर आदमी बन गया, जो 15 बैंकों का इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वो डिफॉल्टर है, मूल ब्याज भी नहीं दे रहा है, परंतु वो इस वक्त 4थे नंबर पे बना। और हिंदुस्तान के 8 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक, मालूम नहीं किसी को, जिसमें अरबों रुपया देश की जनता का लगा है, वो गौतम अडानी के हवाले कर दिए। जो गौतम अडानी को 1 घंटे का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो मैं आपको इसे, इनकी जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि आपदा को अवसर में बदल दो, ये वो उन आदमियों को बता रहे हैं कि जिन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। अभी हमारे ऊपर क्या अटैक है? हम डिफरेंट कम्युनिटी से हैं। हमारा देश की आज़ादी से पहले और उसके बाद बहुत संघर्ष करने के बाद मजदूरों ने 44 कानूनों को प्राप्त किया था।
जिसमें फैक्ट्री एक्ट था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था और दूसरे एक्ट सब बनवाए थे जो प्रो वर्कर थे, काम करने वाले के हित में थे। और अगर मैं संविधान की एक एक चीज की व्याख्या करूंगा, संविधान में लिखा है कि सबकी समानता होगी। आज क्या समानता हो रही है? नजर आ रही है आपको समानता? अरे आप बड़े बड़े अडानी अंबानी को छोड़िए, बाबा रामदेव जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया, अनपढ़ आदमी है, और वो जब कांग्रेस राज में थी देश को अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे वो, कि अगर विदेश से पैसा आ जाएगा तो इतने हमारे आईआईटी बन जाएंगे, इतने एम्स बन जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर घर में बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और हमारा जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। वो बाबा रामदेव कितने वेल्थ का मालिक बना मालूम है आपको? वो 1 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट बना रहा है बाबा रामदेव, 1 लाख करोड़ की। जिन जिन आदमियों ने ये अन्ना हजारे के मूवमेंट में हिस्सा लिया था वो आज कहां कहां बैठे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए आप। जो हम और ट्रेड यूनियन के साथी हैं, हमारे 44 कानूनों को बदलकर सिर्फ एक एजेंडा है इस गवर्नमेंट का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अडानी अंबानी और जो 140 अरबपति बन गए, 40 अरबपति ऐड हुए हैं 2 साल के अंदर, वो इसी हिंदुस्तान में इसी बीमारी में हुए हैं। उनके लिए सारे के सारे लेबर लॉज खत्म कर दिए हैं। मालिक चाहेगा तो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे नौकरी मिलेगा, आपको उसका ओवर टाइम भी नहीं देगा। आपको कोई भी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, आपको बुढ़ापे का सहारा, पेंशन नहीं मिलेगी और आप गुर्बत में जाते रहेंगे। हमारे संविधान में लिखा है लिविंग वेज मिलना चाहिए, हम फेयर वेज की बात नहीं करते हैं। अभी हम मिनिमम वेज पर अटके हुए हैं। दिल्ली शहर में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने 16,000 मिनिमम वेज कर दिया, दिलाता कितनों को है? 1% को भी 16,000 नहीं मिल रहा है, ओनली 1% को भी। जो दिल्ली में ट्रेड यूनियन करते हैं इनको मालूम है। झूठ बोलना अगर किसी ने देश में और दुनिया में सीखना है, नंबर 1 पे मोदी जी और दूसरे नंबर पर केजरीवाल। आपने जो हॉस्पिटलों की बात की, आप दिल्ली के अंदर बच्चों को भविष्य बना के पढ़ाने वाले प्रोफेसर, टीचर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का रिन्यू करता है। जो खुद प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, जिसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है, वो बच्चे का भविष्य कैसे पढ़ा के बनाएगा? इसके ऊपर हमारे को सोचना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे सारे श्रम कानून बदल गए। हम 10 मजदूर संगठन पिछले 10 साल से एक मंच पर हैं। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी 8-10 हड़तालें पूरी तरह राष्ट्र लेवल पे की हैं। अभी भी 28-29 को 2 दिन की हड़ताल। इन मोदी सरकार की जितनी भी मजदूर विरोधी नीतियां, हम जातों में ठीक है, जो जहां जहां पर अन्याय है उसके लिए लड़ना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, बाबा साहब जो कह गए। परंतु एक आम कामगार जो देश का निर्माण करता है, जिसके खून और पसीने से देश का आगे बढ़ता है, उसके हकों के ऊपर मोदी ने सीधा सीधा हमला कर कर चेंज कर दिया और हम लड़ रहे हैं। अभी 6ठी हड़ताल हुई है। पूरा डिफेंस 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 9 कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया और उसका एफडीआई वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। वो विदेशी हाथों में अभी बिकेंगी। 7 कंपनियां कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गई। कोल की जितनी माइंस हैं उनको सबको बेचने लगे हुए हैं। वेदांता ले गया उसमें से बिडिंग में 500 ब्लॉक बेचने हैं इन्होंने और उसमें 50,000 करोड़ रुपया देश की जनता का लगाकर पैसा कमाने के लिए, कॉर्पोरेट हाउस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे मोदी जी। ये टीवी पे बोल रहे हैं। भारतीय रेलवे के अंदर 150 ट्रेनें वंदे भारत के नाम से जाने वाली हैं। प्रोडक्शन यूनिटों को कॉर्पोरेटाइज करने का डिसीजन लिया हुआ देश का वित्त मंत्री वो मैडम सीतारमण धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि हमने 24 तक 6 लाख करोड़ रुपया देश का संपत्ति को बेचकर कमाना है। उसका नाम चेंज कर दिया, मोनेटाइजेशन कह दिया कि हम उसको किराए पे देंगे, किराया खाएंगे, बेचेंगे नहीं। परंतु रेलवे के अंदर जो स्टेशन बिक रहे हैं, हबीबगंज स्टेशन को पहले बेचा गया 45 साल के लिए 350 करोड़ रुपए में और अभी उसके बाद जो गोयल आए थे पहले मिनिस्टर, उस गोयल ने, वो भी गोयल इंटरनेशनल वाला है, उसने कहा तो हमारे तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 99 ईयर के ऊपर लीज होगी। अभी न्यू दिल्ली स्टेशन का ग्लोबल टेंडर हो गया, निजामुद्दीन का हो गया, दिल्ली का हो गया है। 600 स्टेशन बेचने हैं। ये किसने मैंडेट दिया है इनको कि देश की बनाई हुई संपत्ति को ये अपनी पार्टी को चलाने के लिए बेचेंगे? किसी देश की जनता ने इनको मैंडेट दिया। परंतु हमारी तकलीफ ये है
कि इन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नारे के ऊपर हमारे देश को डिवीजन कर रखा है। मैं आप जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, बुरा ना मनाना, मैं आपसे कहना मतलब क्षमा चाहता हूँ। आप ये बताइए कि बाबा साहब हमारे पास वैसे देश में बताते हैं जो हमारे धर्म के मठाधीश हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो बाबा साहब ने कौन से 33 करोड़ में से माना किसी को? तो अभी जो पीछे नवरात्रे गए हैं, इस नवरात्रे में दिल्ली के अंदर नॉनवेज की दुकानें बंद थी। आप में से मेरे ख्याल से, मैं कहना नहीं चाहता हूं, किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, नहीं कहो, 70-80% ने सबने माता बैठाई होगी घर में, और सबने आप लोगों ने नवरात्रे रखे होंगे। तो बाबा साहब को अगर मान रहे हैं तो बाबा साहब ने क्या कहा उसको माने भी तो सही, उसको लागू ही तो करो। आज मुसलमानों का आज चीफ मिनिस्टर जो है, जो संवैधानिक सीट पर बैठा है, वो कहता बुलडोजर चला दूंगा, ना कोई चार्जशीट, ना कोई केस, ना कोई ट्रायल। वो खुद ही चीफ मिनिस्टर जो है बुलडोजर लगा के तोड़वा रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग बागों ने इनको वोट नहीं दी है। यूपी के अंदर एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन्होंने, जो है एक आधा को नकली बैठा रखा होगा तो बात अलग है। ना एमएलए का दिया, ना दूसरा दिया, गुंडागर्दी करके एसपी और एसडीएम को खड़ा करके नॉमिनेशन ही नहीं भरने देते हैं। ये गुंडागर्दी अगर चलती रही तो 24 का चुनाव जीतेंगे नहीं। उधर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने रामनामी पे जुलूस निकाला, जिस तरीके से जाकर हमारे को लग रहा है कि ये मुसलमानों के झंडे मस्जिद पे झंडे लगा रहे हैं, ये मुसलमानों का नहीं लगा रहे हैं, ये देश के हर उसके धर्म के ऊपर हमला करेंगे जो इनके पीछे नमस्तक नहीं होगा, जो इनकी बात को यस नहीं करेगा। उनका एक नारा है, इसमें से समझ लीजिए, मैं गलतफहमी में नहीं हूं, इनकी मां आरएसएस है। आरएसएस का एक नारा है कि हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में बाकी दूसरे जो रहेंगे, जो हमारी बात को सुन के क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, अगर वो इन बात को नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, वो बाहर जाएंगे यहाँ से। इसके लिए उन्होंने आपके सामने सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला के दिखाया आपको, उसके ऊपर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, परंतु आम जनता का समर्थन नहीं मिला। किसानों के साथ क्या हुआ? मैंने ऐसा मूवमेंट नहीं देखा। मैं 45 साल से ट्रेड यूनियन कर रहा हूं, मैं कई दफा जेल गया। इंदिरा, मैं सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के रिजीम में मैं 22 साल का था, जेल चला गया था, 3 साल नौकरी से बाहर रहा था, इमरजेंसी देखी, इमरजेंसी के बाद बरी हुआ हूं। परंतु अभी जो सरकार में आ जाता है वोट लेकर हमारी, और उसके बाद वो सिर्फ टाटा बिरला को देखना शुरू कर देता है। अभी ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को देख रहे हैं। हमारे को ये सारे मतभेद बुलाकर, मेरा आप लोगों को मैसेज है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, टाइम की कमी है, नहीं तो अदरवाइज आप भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, बोलो सर बोलो, आप भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जब मंच मिल जाए तो हम काफी कुछ बोलते हैं। परंतु अभी जो दिल्ली शहर का हमारे कॉमेंट बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पर दिल्ली में 8,000 से ज्यादा किसी को सैलरी नहीं मिलती है, मैक्सिमम 8,000। ये बैठे हैं कॉमेडी, दिल्ली में ट्रेड यूनियन चलाते हैं, 8,000 में 12 घंटे, वो भी दिल्ली में ट्रेड यूनियन करते हैं, और 12 घंटे काम है, और कोई रोल पे नहीं है। चोट लग जाए उसको सड़क पे फेंक देते हैं, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई इलाज का पैसा नहीं, कोई बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं, कोई सिटी अलाउंस नहीं, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं, कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं, कोई सिटी अलाउंस नहीं, सिर्फ 8,000, उसमें से भी रेस्ट के पैसे कटेंगे। 12 घंटे नौकरी करोगे तो ये तो जमाना अंग्रेजों का था। केजरीवाल पंजाब में जाके कह रहे हैं कि मैं दिल्ली बना दूंगा पंजाब को। अब लोग बाग सुनते भी हैं, वोट भी दे देते हैं। अभी इस हालात के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या किया, क्या नहीं किया इस महामारी के अंदर। आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो कहते थे कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी, मोदी जी, यहाँ पर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आधी रोल पर हैं, मेरा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बेड नहीं मिले लोगों को, जान जा रही थी बाहर, लोग बाहर लेके खड़े थे, अंदर डॉक्टर ही नहीं थे, और फिर अगर बेड मिलता था तो वेंटिलेटर नहीं थे। दिल्ली कैपिटल, हिंदुस्तान की राजधानी में वेंटिलेटर नहीं था। फिर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, दिल्ली शहर में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। हमारे सामने लोगों ने, सैकड़ों ने, हजारों ने दम तोड़े हैं, उनको उनका क्रिमेशन करने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं थी। हम कौन से संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की। इस बीमारी में बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी, उसको अग्नि देने नहीं गया, उसने कहा कहीं मेरे ना चिपक जाए ये, और उसको कफिन बॉक्स में डाला और इलेक्ट्रिक उसमें डाल दिया और जला दिया।
ये दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हमारे जो आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को ये सम्मान दिया। हम अभी 10 मजदूर संगठन लड़ रहे हैं, दिल्ली के जो भी साथी अगर हमारे साथ हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना इन चीज़ों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि समान काम समान वेतन, ये संविधान में लिखा है, किसको मिल रहा है समान काम समान वेतन? किसी को नहीं मिल रहा। आप दिल्ली के अंदर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जो हमने 7वां वेतन आयोग में 18,000 मिनिमम वेज करवाया था, वो किसी को मिल रहा है कहीं पर? नहीं जी। तो फिर ये लड़ाई बड़ी लंबी है। ये पूंजीपति और सरकार एक हो गए हैं और आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। पर हमने बड़े प्रदर्शन किए हैं, जंतर मंतर से आगे जाने नहीं देते। और मेरे पे अभी भी 3 केस चल रहे हैं, अभी भी 3 केस बना रखे हैं, बेल आउट हूं तो केस बनाएंगे आप सबके ऊपर, कोई बात नहीं, हमने सारी उम्र केस ही झेले हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? जो जहां पर इनकी खिलाफ, इनकी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको इस तरीके से कुचलने का काम शुरू कर देते हैं। ये आपके सामने है। तो हमारे को ये सारी चीजें भुलाकर ये हिंदू राष्ट्र का ठेकेदार जो हमारे सामने, जिनका एक एजेंडा है आरएसएस वालों का, आरएसएस के अंदर भी एक दलित सेना उन्होंने बना रखी है, वो भी ऑर्गेनाइज करता है दलितों को, परंतु वो ये करता है कि आप हमारे नीचे सबॉर्डिनेट बन के रहेंगे। मोहन भागवत क्या बोलता है मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं, बड़ा लंबी इश्यूज हैं बोलने के लिए। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं इन सारे इश्यूज पर एक एक सब्जेक्ट पर काफ़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, आपकी सुन भी सकता हूँ। मैंने आपको सारे देर बैठ कर यहाँ पर सुना है। इस बीजेपी सरकार को अगर जब तक हम सड़क से नहीं उतारेंगे ताज और तख्त से, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनका सबॉर्डिनेट है। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि हमारे देश में गणतंत्र खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है। वो 5 जजों में से एक जज चीफ जस्टिस भी तो बना था। जब वो चीफ जस्टिस मोदी जी के खिलाफ राफेल का केस बनाने लगा तो उसको किस तरीके से उलझाया और उसके बाद विद इन 6 मंथ राज्यसभा का मेंबर बना दिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो और जब वो राज्यसभा में गया और वो होम मिनिस्टर को हाथ जोड़कर झुक कर नमस्कार कर रहा था। हम कौन से कोर्टों की बात करते हैं? कोर्टों में क्या हमारे को मिलने वाला है? हमारे को अगर किसी को घेरना है तो सिर्फ हमारी वोटिंग पावर को इस्तेमाल करिए। उसके लिए मोबिलाइजेशन होना चाहिए कि आने वाले समय में जहां पर भी चुनाव हो, चाहे हमारे को छुट्टी लेकर जाना पड़े, ये बीजेपी सरकार, मोदी जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा, आरएसएस रहेगी, उनकी विचारधारा रहेगी। इस विचारधारा के खिलाफ अगर आप लोगों ने इनकलाब खड़ा करना है तो हमारे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है कि हमारे को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, फिर आंदोलन करना पड़ेगा, उन्हीं के बताए हुए रास्तों के ऊपर मैं आखिर में अपने हिंद मजदूर सभा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हिंद मजदूर सभा। अब लोग कई मेरे को जो एड्रेस कर रहे थे वो हिंदू कर रहे थे, तो हिंद का मतलब नेशनल, मजदूर का मतलब लेबर और सभा का मतलब काउंसिल, इंडियन नेशनल काउंसिल। ये 48 में जयप्रकाश जी ने बनाया था कांग्रेसियों से बाहर निकलकर। तो इसलिए हमारे पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है। रेलवे में हम नंबर 1 पर हैं, डिफेंस में नंबर 1 पर हैं, कोल में नंबर 1 पर हैं और दूसरे संगठनों में नंबर 2 पर हैं। तो अभी हमारा संगठन पूरे देश में है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आप लोग जो यहाँ फैसला करेंगे, हमारा हिंद मजदूर सभा, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे 10 मजदूर संगठनों की आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलाकर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।